नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका द हिस्ट्री वोल्ट विद संदीप में। तो साथियों, लास्ट वीडियो में हमने मॉडर्न हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में चर्चा की थी और उसमें हमने जाना था कि गांधी जी जब हिंदुस्तान आते हैं 1915 में, तो हिंदुस्तान आने के बाद में उन्होंने किस तरीके से राष्ट्रीय आंदोलन को एक आधार प्रदान करने की कोशिश की थी और अलग अलग इलाकों के लोगों की सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों को समझने की कोशिश की और लोगों की जो जरूरतें थी, लोगों की जो समस्याएं थी, उन सबको जानने के बाद में गांधी जी ने उन उस समय की मांग और जरूरत के आधार पे राष्ट्रीय आंदोलन के लिए एक अपनी योजना तैयार की और उसको क्रियान्वित करने की कोशिश की थी। तो लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था कि गांधी जी के जीवन से जुड़ी हुई अहम इंफॉर्मेशन क्या क्या हैं। साथ ही हमने ये जाना था कि 1893 में गांधी जी साउथ अफ्रीका चले जाते हैं और वहां पे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ अपना स्ट्रगल शुरू करते हैं। वहीं पे नेटिव इंडियन कांग्रेस की स्थापना करते हैं, फिनिक्स आश्रम की स्थापना करते हैं, टोल्स्टॉय आश्रम की स्थापना करते हैं। इंडियन ओपिनियन अखबार जो है उसको वहीं से जो है निकाला जाता है और हीरा लाल मनसुखलाल नजर को उसका संपादक बनाया जाता है। फिर हमने जाना कि 9 जनवरी 1915 को गांधी जी हिंदुस्तान वापस आ जाते हैं दक्षिण अफ्रीका से और यहाँ आने के बाद में उन्होंने कांग्रेस के अधिवेशन में भाग लिया। साथ ही साथ जो बीएचयू का उद्घाटन समारोह था उसमें वो शामिल होते हैं और ये गांधी जी की पहली सार्वजनिक उपस्थिति होती है भारत में। इसके अलावा अपने गुरु गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पे हिंदुस्तान की यात्रा करते हैं, अलग अलग इलाकों में जाते हैं और लोगों की समस्याओं को जानने की कोशिश करते हैं। ठीक है। फिर 1916 का हमने लखनऊ पैक्ट के बारे में चर्चा की थी कि 1916 का जो लखनऊ अधिवेशन था इसमें भी गांधी जी शामिल होते हैं और इस कांग्रेस के इस सेशन की इंपॉर्टेंस क्या थी उसको भी हमने डिस्कस किया था कि पहली बार जो है वो मुस्लिम लीग और कांग्रेस एक साथ आ जाते हैं, एकजुट हो जाते हैं। साथ ही साथ इस लखनऊ अधिवेशन में जो गरम दल 1907 के सूरत सेशन में कांग्रेस से अलग कर दिया गया था उसकी भी वापसी होती है। ठीक है। तो नरम और गरम दल भी दोनों मिलके एक हो जाते हैं। तो इस तरीके से कहीं ना कहीं जो क्रांतिकारी गतिविधियां हो रही थी या जो स्वाधीनता संग्राम को लेके अलग अलग इलाकों में जो गतिविधियां हो रही थी उनको एक मजबूत आधार मिलना शुरू हो जाता है और अब कहीं ना कहीं लोगों की जो राष्ट्रीय चेतना है, ठीक है, उसमें अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनकी जरूरतें और उनकी आकांक्षाएं इनका समावेश कर लिया जाता है। ठीक है। और उसके बाद में एक अखिल भारतीय स्तर पे स्वाधीनता संग्राम के लिए आंदोलन शुरू करने की पृष्ठभूमि तैयार हो जाती है। तो आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं गांधी जी के सबसे पहले सत्याग्रह के बारे में जो हिंदुस्तान में उन्होंने आके शुरू किया था, जिसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद हम ये देखेंगे कि चंपारण के बाद में गांधी जी ने और कौन कौन से जो मूवमेंट्स हैं वो इंडिया में किए थे। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग बिहार का चंपारण सत्याग्रह, साथ ही साथ अहमदाबाद में जो मिल वर्कर्स थे उनके मूवमेंट के बारे में और खेड़ा का जो पीजेंट मूवमेंट था, खेड़ा में जो किसानों का आंदोलन था उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो को देखने से पहले आपको जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसे देखना पड़ेगा, तो आपको गांधी जी का जो रोल है वो सारा का सारा समझ आ जाएगा। तो हम लोग शुरुआत करते हैं कहां से? चंपारण मूवमेंट के साथ में। चंपारण की बात करें साथियों, चंपारण किसान आंदोलन की बात करें, चंपारण पीजेंट मूवमेंट की अगर बात करें तो ये होता है 1917 में। ठीक है। चंपारण पीजेंट मूवमेंट, चंपारण किसान आंदोलन, ये वर्ष 1917 की घटना है, पहली चीज। दूसरी बात, चंपारण की बात करें तो चंपारण कहाँ है? तो चंपारण जो है वो वर्तमान के बिहार राज्य में स्थित है। ठीक है। तो यहाँ के जो किसान थे वो जो ब्रिटिश पॉलिसीज थी उनसे काफी ज्यादा परेशान थे। जो अंग्रेजी सरकार की औपनिवेशिक नीतियां थी उन औपनिवेशिक नीतियों के कारण चंपारण का जो किसान था वो काफी ज्यादा परेशान था। तो हम लोग जानेंगे कि भाई उनकी समस्या क्या थी। ठीक है। और उनकी समस्याओं के बारे में गांधी जी तक सूचना कैसे पहुंचती है और उस सूचना के पहुंचने के बाद गांधी जी का रिएक्शन क्या होता है चंपारण के किसानों को लेके। तो इन्हीं दो तीन सवालों का हम जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे और
इन्हीं जवाबों के साथ हमारा ये मूवमेंट कंप्लीट हो जाएगा। तो पहली चीज मैंने आपको बताया कि जो चंपारण किसान आंदोलन है ये वर्ष 1917 में होता है और चंपारण बिहार राज्य में स्थित है। अब यहाँ जो किसान था, यहाँ के किसानों को एक बहुत ही शोषणकारी व्यवस्था का सामना करना पड़ रहा था और वो शोषणकारी व्यवस्था थी साथियों तीन कठिया व्यवस्था। ठीक है, हम लोग जानेंगे तीन कठिया व्यवस्था क्या है। साथ ही साथ एक और अन्य समस्या थी तकावी ऋण। ठीक है, तकावी ऋण होता है कि एडवांस में जो है वो लोन पे करना। तो इन समस्याओं से चंपारण का जो किसान था वो काफी ज्यादा परेशान था और इस परेशानी की जो जानकारी है वो गांधी जी तक पहुंचाई जाती है। उसके बाद गांधी जी आके इस आंदोलन को यहाँ आके इन किसानों की समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं। बिहार के चंपारण के किसान तिनकठिया व्यवस्था से परेशान थे और ये तिनकठिया व्यवस्था क्या थी कि किसानों को अपने जमीन के 3/20वें भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य था। यानी तिनकठिया व्यवस्था का मतलब क्या है कि 3 बटे जो कुल जमीन है उसके 3/20वें भाग के ऊपर चंपारण के किसानों को हर हाल में नील की खेती करनी पड़ती थी। ठीक है, क्यों करनी पड़ती थी? क्योंकि इस तरीके का उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। किसके साथ साइन किया था? तो जो बागान मालिक थे उन बागान मालिकों के साथ में इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया गया था और बागान मालिक ये चाहते थे कि किसान अपनी जमीन के 3/20वें भाग के ऊपर नील की खेती करे, क्योंकि उन दिनों में जब ये कॉन्ट्रैक्ट किए गए थे उन दिनों में नील की डिमांड बहुत ज्यादा थी यूरोपियन मार्केट में। ठीक है, इस और नील जो था वो एक तरीके से कॉमर्शियल क्रॉप्स थी, वाणिज्यिक फसल थी। तो इसको बेचने के बाद में क्या होगा, पैसा जो है वो नगद तौर पे मिलेगा, तो नकदी फसल के के रूप में भी इसे जाना जाता है। तो जो यूरोपीय बागान मालिक थे उन्होंने क्या किया, चंपारण के किसानों के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर लिया और वो कॉन्ट्रैक्ट में एक शर्त लिख दी कि भाई आपको अपनी जमीन के 3/20वें भाग के ऊपर नील की खेती करनी पड़ेगी। ठीक है, और उसके लिए ये सारा समझौता हो गया। ठीक है, अब होता क्या है कि 19th सेंचुरी के एंड में, 19th सेंचुरी की अगर हम बात करें, 19वीं सदी की अगर बात करें साथियों, तो इसका टाइम पीरियड होता है 1801 से लेके 1900। तो 19वीं सदी के अंत में यानी लगभग 1890 और 1900 की बात हो रही है। इस समय क्या होता है, तो इस समय जर्मनी में जो रासायनिक रंग थे उनका विकास हो चुका था। यानी जर्मनी के अंदर डाई का डेवलपमेंट हो चुका था, डाई का विकास हो चुका था। ठीक है, यानी ये क्या है, ये केमिकल का यूज किया जाएगा। कपड़े की रंगाई के लिए नील का इस्तेमाल किया जाता था। ठीक है, अब क्या हुआ 19th सेंचुरी में, जैसे ही जर्मनी में डाई विकसित कर ली गई तो अब कपड़े की रंगाई प्राकृतिक नील से ना करके रासायनिक जो जो केमिकल्स थे उन केमिकल से कपड़ों की रंगाई करनी थी। तो ये जर्मनी में ये जो एक डेवलपमेंट हमें देखने को मिला, इसका इंपैक्ट पड़ेगा चंपारण के किसानों के ऊपर। तो हुआ क्या, 19वीं सदी के अंत में जर्मनी में रासायनिक रंगों का विकास हो चुका था, जिसके कारण भारतीय कृषकों द्वारा उगाए गए नील की मांग ठप हो गई थी। अब जाहिर सी बात है, यूरोप के अंदर ही अगर कपड़े को रंगने वाले किसी केमिकल का कोई केमिकल ढूंढ लिया जाएगा तो यूरोप वासी क्या करेंगे, वो वहीं से उस केमिकल को खरीदेंगे जो कि सस्ता पड़ेगा। हालांकि वो एक कपड़े को नील से रंगा, प्राकृतिक नील से, और एक उस केमिकल से रंगा, तो दोनों की रंगाई में अंतर बहुत था। अच्छा तो यही होता था इंडिगो वाला, लेकिन उसके बावजूद भी जो सस्ता पड़ेगा लोग उसको खरीदेंगे। तो जर्मनी के इन केमिकल्स को यूरोप के अलग अलग जो इलाके थे वहां पे भेजा जाने लगा कपड़े की रंगाई के लिए। अब इसके चलते क्या हुआ कि जो जो इंडियन पीजेंट्स, जो चंपारण के किसान नील की खेती कर रहे थे, अब उनकी नील की डिमांड तो खत्म हो गई, उनसे नील खरीदेगा कौन? तो इस वजह से जो किसान था वो काफी ज्यादा परेशान था। तो परेशानी की दो चीजें हमारे सामने आई। एक तो वो व्यवस्था जिसको तिनकठिया व्यवस्था कहा गया कि भाई आपको अपनी जमीन के 3/20वें भाग में नील की खेती करनी पड़ेगी। चलो ठीक है, नील की खेती कर रहे हैं तो बार बार नील उगाने से जमीन की फर्टेलिटी, उसकी जो उत्पादन क्षमता है वो भी खत्म होती है। ठीक है, जमीन धीरे धीरे बंजर होना शुरू हो जाती है, तो किसान के ऊपर ये मार तो पड़ी रही है। साथ ही साथ क्या हुआ कि जर्मनी में डाई का विकास होने के चलते जैसा तैसा वो लोग नील उगा रहे थे उसकी डिमांड ही बंद हो गई। अब जो यूरोपियन बागान मालिक है उन्होंने इन किसानों से नील खरीदना बंद कर दिया। तो भाई सबसे बड़ी समस्या कि अब करें क्या। ठीक है, तो ये जो जो नील की जो डिमांड थी ये खत्म हो गई या ठप हो गई।
और परिणाम स्वरूप चंपारण के किसान नील की खेती बंद करने को मजबूर हो गए। ठीक है, भैया भी नील की खेती बंद ही करेंगे जब उसकी डिमांड नहीं है। लेकिन इस सिचुएशन का फायदा उठाया जो यूरोपियन प्लांटर्स थे, जो यूरोपियन बागान मालिक थे, बागानों के जो मालिक थे वो अंग्रेज हुआ करते थे। तो इन अंग्रेजों ने यहाँ पे भी अपने आप को आगे रखा और इस सिचुएशन का, इस खराब परिस्थिति का फायदा उठाना शुरू कर दिया। और वो फायदा किस तरीके से उठाया कि एक तो इन्होंने, भले ही उनकी नील की फसल, नील की अब डिमांड नहीं रही, कोई उसको खरीदने वाला नहीं है, उसके बावजूद इन बागान मालिकों ने क्या किया, इन्होंने लगान बढ़ा दिया किसानों के ऊपर। साथ ही साथ कुछ और एडिशनल टैक्स, अतिरिक्त कर भी लगा दिए। तो यूरोपीय बागान मालिकों ने स्थिति का फायदा उठाया, उन्होंने लगान और अतिरिक्त करों की दर को बढ़ा दिया। यानी जो टैक्स ले रहे थे, वो टैक्स जो लैंड रेवेन्यू लिया जा रहा था किसानों से, उसका रेट बढ़ा दिया। साथ ही साथ कुछ एडिशनल टैक्सेस उनके ऊपर इम्पोज कर दिए, कुछ अतिरिक्त कर भी लागू कर दिए। अब किसान के ऊपर धोरी मार, एक तो जो जो पैदावार है उसे कोई खरीद नहीं रहा, ठीक है, दूसरी तरफ उसके ऊपर लगातार टैक्स बढ़ते जा रहे हैं, और लगान के अलावा, लैंड रेवेन्यू के अलावा और एडिशनल टैक्सेस भी लगा दिए गए। तो किसान कहाँ से पे करेगा? तो ये सबसे बड़ी समस्या थी, जिसकी वजह से चंपारण का जो किसान था, जो नील की खेती करता था, वो बहुत ज्यादा परेशान था। अब इस समस्या के बारे में जानकारी दी जाती है महात्मा गांधी जी को, क्योंकि बीएचयू कॉन्फ्रेंस में गांधी जी ने एक बात कही थी कि भाई, अगर हिंदुस्तान को वास्तविक रूप में अगर स्वतंत्रता हासिल करनी है, तो हिंदुस्तान के तमाम वर्गों को, और खास तौर से जो निचले वर्ग हैं, जो लोअर सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी हैं, उनको साथ लेना पड़ेगा। उनको साथ लेके ही जो है हम स्वतंत्रता संग्राम की गति को बढ़ा सकते हैं। बिना उनके आजादी का सपना देखना मूर्खता है, ये गांधी जी का स्टेटमेंट था। तो ये इसी के चलते जो चंपारण के किसान हैं, उन्होंने अपनी समस्या गांधी जी के सामने गांधी जी तक पहुंचाने की कोशिश की, और ये काम करते हैं राजकुमार शुक्ल। ठीक है, तो इस समस्या से गांधी जी को अवगत किसने करवाया, किसने ये इंफॉर्मेशन गांधी जी तक पहुंचाई कि भाई, चंपारण का जो किसान है वो इस समय परेशानी में है, और आपको एक बार चंपारण आके उन किसानों की समस्या को दूर करना है। तो उस व्यक्ति का नाम था राजकुमार शुक्ल। ठीक है, इस सवाल को कई बार पूछा गया है कि भाई, नील बागान, जो नील किसान, चंपारण के जो नील की खेती करने वाले किसान थे, उनकी समस्याओं से गांधी जी को अवगत किसने करवाया था? तो इन किसानों की समस्याओं से गांधी जी को अवगत करवाया था राजकुमार शुक्ल ने, और ये व्यक्ति कौन है? ये भी भाई चंपारण के एक किसान थे। ठीक है, ये चीज समझ में आई। एक सवाल ये भी पूछा गया है कि जो चंपारण के किसान थे, वो उनकी वास्तविक परेशानी क्या थी? तो उनकी वास्तविक परेशानी थी साथियों, तीन कठिया पद्धति। ठीक है, कुछ एग्जाम्स में ये भी पूछा गया है कि तीन कठिया व्यवस्था क्या थी, तो उसको भी हमें एक्सप्लेन करना पड़ेगा, वो ऑप्शन में हमें मिल जाएगा। तो हमें याद रखना है, तीन कठिया यानी जमीन के 3/20वें भाग के ऊपर नील की खेती करना जरूरी था। तो ये चीज जो है वो बड़ी थी कि गांधी जी को इस समस्या के बारे में राजकुमार शुक्ल ने बताया, और उसके बाद गांधी जी ने ये ठाना कि भाई हाँ ठीक है, ये जो किसान है, ये वास्तव में इनकी जो समस्या है वो काफी ज्यादा बड़ी है, और इस समस्या को दूर करने की जरूरत है। तो इसके बाद गांधी जी जो है वो अपना लाव लश्कर अपने साथियों के साथ में पहुंचते हैं कहाँ? तो वो पहुंचते हैं चंपारण। ठीक है, चंपारण जब वो गए, तो चंपारण के किसानों की समस्या उनके बीच गए, उनकी समस्या को जाना कि भाई, वास्तविक समस्या क्या है। ठीक है, उसको अच्छे से एनालाइज किया, उसका विश्लेषण किया, और उसके बाद में उनकी इस समस्याओं से अंग्रेजी सरकार को अवगत करवाया कि भाई, चंपारण का किसान आपकी इस औपनिवेशिक शोषणकारी और दमनकारी नीति की वजह से परेशान है, आपको इस नीति को वापस लेना पड़ेगा। और इस पूरे मूवमेंट में गांधी जी का साथ किन किन लोगों ने दिया, तो उसको अगर हम देखें तो चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी के साथ कौन कौन था? तो एक तो थे राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई जो गांधी जी के पीए थे, जेबी कृपलानी, ब्रज किशोर, नरहरि पारिक, अनुग्रह नारायण सिन्हा और मजरुल हक। तो ये वो लोग थे जो गांधी जी के साथ में थे। तो इस क्वेश्चन को पूछा गया है कैसे पूछा गया है? चंपारण किसान आंदोलन के समय निम्नलिखित में से कौन कौन व्यक्ति गांधी जी के सहयोगी थे? और 4 ऑप्शन मिल जाएंगे हमें। तो उसमें राजेंद्र प्रसाद जो है वो एक ऑप्शन के तौर पे होंगे, महादेव देसाई एक ऑप्शन के तौर पे होंगे,
नरहरि पारिक एक ऑप्शन के तौर पे होंगे, ब्रज किशोर को भी उसमें रख दिया जाएगा और नीचे एक ऑप्शन दे दिया जाएगा, इनमें से कोई नहीं एक ऑप्शन, और इनमें से ये सारे। तो हमें इसलिए इन सभी के नाम याद रखने पड़ेंगे। तो कौन कौन था चंपारण आंदोलन के समय, चंपारण सत्याग्रह के समय गांधी जी के साथ या गांधी जी का सहयोगी? तो एक राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे महादेव देसाई थे, तीसरे ब्रज किशोर थे, चौथे नरहरि पारिक थे, एक जेबी कृपलानी थे, और आपके मजरूल हक थे, और अनुग्रह नारायण सिन्हा थे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये हमें याद रखना पड़ेगा कि ये वो लोग थे जो गांधी जी के सहयोगी थे चंपारण किसान आंदोलन के समय। तो मैंने आपको ये बताया कि गांधी जी क्या होता है, फिर चंपारण जाते हैं, किसानों की समस्या को सुनते हैं और अंग्रेजी सरकार को किसानों की समस्या से अवगत करवाते हैं एज ए मीडिएटर। किसानों की समस्या सुनी और उसको ऊपर भेज दिया अंग्रेजी सरकार के सामने। अब सरकार ने क्या किया, सरकार ने इस मामले की जांच के लिए एक आयोग का गठन कर दिया, ठीक है, और गांधी जी को भी इस आयोग का सदस्य बना दिया। ठीक, सरकार ने अपनी तरफ से एक कमीशन बना दिया, एक नील आयोग का गठन कर दिया, और उसको जो है जांच करनी थी किसानों की समस्याओं की, और उसके बाद समस्या को का समाधान कैसे निकले इस बात की सिफारिश करनी थी, और इसमें इस कमीशन का एक सदस्य गांधी जी को भी बना दिया। ठीक है, तो उसके बाद में इस कमीशन ने रिपोर्ट दी कि भाई ये जो तिनकठिया व्यवस्था है ये सच में बड़ी खराब है, ये शोषणकारी है, और किसानों को जो है इस व्यवस्था से छुटकारा मिलना चाहिए। तो हुआ क्या कि सरकार ने किसानों की बात मान ली और इस तिनकठिया व्यवस्था से चंपारण के किसानों को छुटकारा मिला। तो कहीं ना कहीं गांधी जी के प्रयासों के फलस्वरूप क्या हुआ कि किसानों को, जो चंपारण के किसान हैं, उन्हें इस शोषणकारी और दमनकारी जो नीति थी अंग्रेजी सरकार की, उससे छुटकारा मिल जाता है। और इसी के बाद में, क्योंकि गांधी जी ने चंपारण के किसानों का सफल नेतृत्व किया था, तो इसी सफल नेतृत्व के चलते रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। ठीक है, तो गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी? गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ठीक है, कब दी थी? चंपारण किसान आंदोलन के सफल नेतृत्व के बाद में रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो ये हमें चीजें याद रखनी है। तो चंपारण किसान आंदोलन कब हुआ? 1917 में। किसानों की समस्या क्या थी? तिनकठिया व्यवस्था। ये तिनकठिया व्यवस्था क्या थी कि जमीन के 3/20 भाग के ऊपर नील की खेती करना जरूरी है। जर्मनी में डाई का आविष्कार हुआ, उसके चलते इन किसानों की जो नील की फसल थी उसकी डिमांड खत्म हो गई। पर दूसरी तरफ यूरोपियन या फिर गोरे बागान मालिकों ने किसानों पे दबाव डाला कि आपको हमें लगान पे करना है और एडिशनल टैक्सेस भी देने हैं। अब लगान और एडिशनल टैक्सेस की का जो है रेट इन्होंने बढ़ा दिया, किसान इसलिए परेशान था। इस परेशानी से अवगत करवाया गांधी जी को राजकुमार शुक्ल ने। उसके बाद गांधी जी आते हैं यहाँ पे चंपारण में, और इनके कई सारे सहयोगी थे। सहयोगी कौन कौन थे? तो उनकी बात करें, राजेंद्र प्रसाद, महादेव देसाई, उसके बाद आपके अनुग्रह नारायण सिन्हा, जेबी कृपलानी, ब्रज किशोर, ठीक है, मजरूल हक, नरहरि पारिक। तो ये सारे के सारे चंपारण किसान आंदोलन के समय गांधी जी के सहयोगी थे। गांधी जी ने किसानों की समस्या को सुना, उस समस्या से सरकार को अवगत करवाया, सरकार ने आयोग का गठन किया, आयोग में गांधी जी को भी शामिल किया, और कुल मिला के इस आयोग की सिफारिश पे यहाँ के किसानों को तिनकठिया व्यवस्था से छुटकारा मिला, और इसी सफल नेतृत्व के चलते रविंद्रनाथ टैगोर ने गांधी जी को महात्मा की उपाधि दी थी। तो साथियों, ये था गांधी जी का पहला सफल सत्याग्रह हिंदुस्तान में। ऐसा नहीं है कि ये पहला ही था इनके जीवन का, हिंदुस्तान में ये पहला था, क्योंकि इससे पहले ये दक्षिण अफ्रीका में थे 1915 से पहले, और वहां पे इन्होंने रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के खिलाफ सत्याग्रह चलाया था। जो नस्लीय आधारित भेदभाव हो रहा था उसके खिलाफ वहां सत्याग्रह किया था। लेकिन हिंदुस्तान में ये इनका पहला सत्याग्रह था, चंपारण किसान आंदोलन। तो हम इस चीज को भी याद रखेंगे कि चंपारण किसान आंदोलन जो है, चंपारण किसान सत्याग्रह गांधी जी का हिंदुस्तान में पहला सत्याग्रह था। पहली सार्वजनिक उपस्थिति बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के उद्घाटन समारोह में। ठीक है, चलिए अब चलते हैं आगे, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन के बारे में जानेंगे। अहमदाबाद मिल मजदूर की बात करें साथियों, तो यहाँ पे जो समस्या थी वो थी मिल मालिकों और उन मिलों में काम करने वाले मजदूरों के बीच में।
तो जो अहमदाबाद में जो मिलें थी वो सूती वस्त्र यानी जो कपड़े की मिलें थी, और यहाँ पे बहुत सारे मजदूर काम करते थे। ठीक है, तो क्या हुआ कि ये जो ये जो अहमदाबाद मिल मजदूरों का ये जो डिस्प्यूट है, ये है फरवरी 1918 का। फरवरी 1918 में ये विवाद जो है वो सामने आता है। और 1918 को अगर देखें तो हमें इससे थोड़ी सी जानकारी ये मिल जाएगी कि 1914 से लेके 1918 ये वो टाइम पीरियड है जिस समय फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध। और जब कभी युद्ध होता है तो क्या होगा कि भाई जो उस कंट्री का, उस देश का ज्यादातर जो पैसा होगा, ज्यादातर जो बजट है, वो किसके ऊपर खर्च होगा? युद्ध से संबंधित सामग्रियों को खरीदने के लिए। ठीक है, वॉर से रिलेटेड इक्विपमेंट्स को खरीदने के लिए बजट जो है वो खर्च किया जाएगा। तो ये स्थिति उस समय हिंदुस्तान में भी देखने को मिलती है, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध हुआ था। प्रथम विश्व युद्ध के चलते क्या हुआ कि ज्यादातर पैसा जो है वो सेना के रख रखाव, सेना को हथियारों से लैस करने में, उनके यूनिफॉर्म के लिए, उनके खाने पीने की व्यवस्था करने के लिए, उनके हथियारों के लिए, इस चीज पे ज्यादा खर्च किया जा रहा था। दूसरी तरफ क्या हुआ कि जो किसान, ज्यादातर जो ग्रामीण इलाकों के नवयुवक थे, उन्हें फौज में भर्ती कर दिया गया था। ठीक है, जबरन फौज में भर्ती कर दिया गया था और ये युद्ध के मोर्चों पे लड़ रहे थे। तो खेती करने वाली जो ताकत थी वो तो मोर्चों पे लड़ रही थी। तो कहीं ना कहीं इसके कारण, युद्ध के कारण एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन भी कम हो गया था। जो कृषिगत उत्पादन है उसमें भी कमी आई। और जब कृषिगत उत्पादन में कमी आई तो क्या हुआ कि भाई जब उत्पादन कम हुआ और डिमांड तो थी, तो उसके चलते उसका प्राइस बढ़ गया। तो एक तरीके से महंगाई का दौर देखने को मिलता है। ये मैंने रूपरेखा आपको इसलिए दी है ताकि आप इस आंदोलन, इस विवाद के में जो मुख्य मुद्दा था उसको आसानी से समझ पाओ। ठीक है, तो महंगाई का दौर था और खाने पीने की चीजों की जो कीमतें थी वो आसमान छू रही थी। तो अहमदाबाद मील मजदूर आंदोलन कहीं ना कहीं ये प्रथम विश्व युद्ध का जो प्रभाव पड़ा महंगाई के रूप में या कीमतों में वृद्धि में, इसके साथ भी कहीं ना कहीं जुड़ता है। तो देखते हैं कैसे। सही में तो विवाद था प्लेग बोनस। भाई प्लेग जब फैला तो उस समय अहमदाबाद में जो मिल मालिक थे उन्होंने अपने वर्कर्स को प्लेग बोनस देना शुरू कर दिया। लेकिन प्लेग खत्म होने के बाद में मिल मालिक चाहते थे कि इस प्लेग बोनस को खत्म कर दिया जाए। लेकिन दूसरी तरफ जो मजदूर थे, इन मिलों में काम करने वाले मजदूर थे, वो नहीं चाहते थे कि भाई प्लेग बोनस को खत्म किया जाए। उनका ये कहना था कि इस बोनस को जारी रखा जाए और कहीं ना कहीं ये बोनस हमें बढ़ के भी मिलना चाहिए, मतलब और बढ़ाना चाहिए। ये भी कम है, क्यों? क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर की वजह से प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ गया है हर चीज का, महंगाई का दौर है, तो ये बोनस भी कम पड़ रहा है। तो ऐसे में इस बोनस को खत्म करना तो बहुत दूर की बात है, इस बोनस को सुचारू रूप से जारी रखा जाना चाहिए और साथ ही साथ ये बोनस हमें और बढ़ के मिलना चाहिए। तो अहमदाबाद में जो मिल के मालिक और जो मिल में काम करने वाले मजदूर थे उनके बीच में डिस्प्यूट का कारण ही यही था। ठीक है, अब इसको देखते हैं। तो मोटा मोटी मैंने आपको समझाया, फिर देखेंगे कैसे गांधी जी की एंट्री होती है। फरवरी 1918 में, ठीक है, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन, फरवरी 1918 की हम बात कर रहे हैं। अहमदाबाद के मिल मजदूरों ने प्लेग बोनस को लेकर आंदोलन चलाया। पता चला भाई आंदोलन का वास्तविक कारण क्या था? प्लेग बोनस। यह आंदोलन मिल मालिकों और मजदूरों के बीच में हुआ। तो अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन किस किस के बीच हुआ? ये मिल के मालिक और मिल में काम करने वाले मजदूरों के बीच में। अब याद रखने वाली बात है कि यहाँ पे जो मिल के मालिक है वो हिंदुस्तानी है। ठीक है, प्लेग का प्रकोप खत्म होने के बाद मिल मालिक इस बोनस को समाप्त कर देना चाह रहे थे। यही मैंने बताया कि भाई प्लेग खत्म हो गया तो अहमदाबाद के जो मिल मालिक हैं वो चाह रहे थे कि भाई इस बोनस को खत्म कर दिया जाए। ठीक है, जबकि प्रथम विश्व युद्ध के कारण बढ़ी हुई महंगाई को देखते हुए मजदूर इसको जारी रखना चाहते थे। तो मिल मालिक तो ये चाह रहे थे कि प्लेग का प्रकोप खत्म होते ही इस बोनस को खत्म कर दिया जाए, लेकिन मजदूर चाह रहे थे कि नहीं, इसे जारी रखा जाए। क्यों? क्योंकि महंगाई हो गई भैया। किसके कारण हुई? प्रथम विश्व युद्ध की वजह से। तो उस महंगाई का सामना करने के लिए ये बोनस बहुत जरूरी है और कहीं ना कहीं इसको बढ़ा भी दिया जाए। तो इसी बात को लेके मजदूरों ने आंदोलन शुरू कर दिया और मजदूरों ने डिमांड की मिल मालिकों से कि आप हमें 35%, 35% जो है वो बोनस दें। तो 35% बोनस की मांग की किसने? मजदूरों ने, माफ कीजिएगा, मजदूरों ने 50% बोनस की मांग की थी। उसके बाद गांधी जी की यहाँ एंट्री होती है। गांधी जी आते हैं, उन्होंने मजदूरों की समस्याओं को जाना,
समस्याओं को जानने के बाद में बारीकी से विश्लेषण किया, आकलन किया, तो उन्हें लगा कि भी 50% ना सही 35% में काम चल सकता है। ठीक है, तो गांधी जी को भी ये लगता था कि भाई 35% बोनस जो है वो लोगों को, इन मजदूरों को मिलना चाहिए। अब गांधी जी की एंट्री के बाद में जहां मिल मालिक एक तरफ इस पहले मिल मालिक इस बोनस को खत्म ही कर देना चाह रहे थे, तो जैसे ही गांधी जी यहाँ आते हैं तो उसके बाद में क्या हुआ कि मिल मालिक इस बात के लिए तैयार हो गए कि ठीक है, हम प्लेग बोनस को जारी रखेंगे और साथ ही साथ हम 20% जो है प्लेग बोनस दे सकते हैं। तो मिल मालिक क्या जा रहे थे, मिल मालिक सिर्फ 20% बोनस देने को तैयार थे। और इसके साथ मालिकों ने एक छोटी सी प्यारी सी बात भी कह दी कि जो भी वर्कर उनकी इस बात को नहीं मानेगा उसे नौकरी से निकाल दिया जाएगा, यानी उसे अपने काम से हाथ धोना पड़ेगा। तो ये क्या हुआ, ये एक तरीके से धमकी होगी। तो गांधी जी को लगता था कि 35% बोनस मिलना चाहिए। मिल के जो मालिक थे वो पहले तो चाह ही नहीं रहे थे कि बोनस दिया जाए, फिर जैसे तैसे करके तैयार हुए तो उन्होंने कहा कि भाई 20% हम प्लेग बोनस दे सकते हैं, हमारी ये बात जिसको मंजूर है वो काम करे, उसे बोनस मिलता रहेगा, और जिसको हमारी ये बात अच्छी नहीं लगी, मंजूर नहीं है, भाई वो नौकरी छोड़ सकता है, उसको काम से निकाल दिया जाएगा। तो जब इस तरीके की बात हुई तो गांधी जी को वहां पे ये लगा कि भाई ये तो मसला जो है वो इस तरीके से हल नहीं हो सकता है। अब सबसे बड़ी बात कि यहाँ जो है हिंदुस्तानियों के बीच की बात थी, तो उसको भी निपटाना था। तो गांधी जी को बड़ा खराब लगा कि यार कि एक हिंदुस्तानी जो है दूसरे हिंदुस्तानी के बारे में सोच क्यों नहीं रहा है। ठीक है, तो गांधी जी इस बात से बहुत ज्यादा आहत होते हैं। और इसके बाद गांधी जी ने मजदूरों को डायरेक्शन दिया क्या कि भाई आप जो है वो हड़ताल पर चले जाओ। तो पहली हड़ताल गांधी जी के निर्देशन में यहां हो जाती है। गांधी जी ने मजदूरों को, यानी जो लेबर क्लास थी उन मिलों में काम करने वाली, उसको ये डायरेक्शन दिया, उसे निर्देश दिया कि आप हड़ताल पे चले जाओ। तो गांधी जी के कहने पे जो मजदूर थे वो हड़ताल पे चले गए, और खुद गांधी जी क्योंकि बहुत ज्यादा इस बात से आहत थे तो उन्होंने क्या किया, खुद जो है वो भूख हड़ताल पे बैठ गए। तो गांधी जी जो है वो 15 मार्च को भूख हड़ताल पर बैठ गए। मजदूर हड़ताल पे चले गए, साथ ही साथ गांधी जी भूख हड़ताल पे बैठ गए। और भारत में, हिंदुस्तान में आने के बाद में गांधी जी की पहली भूख हड़ताल थी। बात करें गांधी जी का पहला सत्याग्रह हिंदुस्तान में, तो बिहार का चंपारण सत्याग्रह। गांधी जी का की पहली भूख हड़ताल हिंदुस्तान में, तो गांधी जी पहली भूख हड़ताल करते हैं अहमदाबाद मिल मजदूर सत्याग्रह के समय। ठीक है, तो ये गांधी जी की भारत में पहली भूख हड़ताल थी, याद रखेंगे। ठीक है, अब गांधी जी जब भूख हड़ताल पे बैठे, लगभग 3 दिन की भूख हड़ताल रही थी उनकी, जब वो भूख हड़ताल पे बैठे तो सारा का सारा ये जो मैटर है ये एक ट्रिब्यूनल को सौंप दिया गया। और ट्रिब्यूनल ने क्या किया, जांच की, और जांच करने के बाद में ये पाया कि भाई ठीक है, कहीं ना कहीं महंगाई भी है, सच है, खाने पीने की हर प्रकार की वस्तुओं की जो चीजें हैं, जो कीमतें हैं वो आसमान को छू रही हैं। तो ऐसे में लेबर को जो है वो बोनस मिलना चाहिए, ये बात सही है। और बोनस कितना मिले, तो ट्रिब्यूनल ने भी ये कहा कि 35% बोनस दे देना चाहिए। ठीक है, तो इस तरीके से करके अहमदाबाद मिल मजदूर जो विवाद है वो गांधी जी इसका समाधान निकलवा पाते हैं। ठीक है ना, तो विवाद किस किस के बीच में था, अहमदाबाद में के मिल मालिकों और मजदूरों के बीच में। विवाद का कारण क्या था, प्लेग बोनस। ठीक, हुआ क्या, प्रथम विश्व युद्ध के चलते महंगाई बढ़ी, कीमतों में वृद्धि हुई, मजदूर चाहते थे बोनस को और बढ़ाया जाए, मालिक चाहते थे बोनस को खत्म कर दिया जाए। गांधी जी की एंट्री, गांधी जी के कहने पे मजदूरों ने हड़ताल की, गांधी जी ने भूख हड़ताल की, और सारा मामला ट्रिब्यूनल के पास में गया। मजदूर 50% डिमांड कर रहे थे, मालिक 20% ही बोनस देना चाह रहे थे, और एक बीच का रास्ता निकाला गया। ट्रिब्यूनल ने फैसला किया कि 35% प्लेग बोनस दिया जाएगा। इस चीज को मजदूरों ने मान लिया और ये विवाद खत्म होता है। ठीक है, इस पूरे के पूरे विवाद के दौरान अंबालाल साराभाई और उनकी जो बहन थी अनसुईया बेन पटेल, इन्होंने गांधी जी का साथ दिया था। ठीक है, तो अंबालाल साराभाई कौन थे, ये मिल मालिक ही थे। तो मिल मालिकों में अंबालाल साराभाई और उनकी बहन अनसुईया बेन पटेल ने गांधी जी का साथ दिया था। तो ये चीज हम याद रखेंगे। तो कुल मिला के हमारे दो जो अहम आंदोलन है, प्रारंभिक आंदोलन है, वो खत्म होते हैं। चंपारण किसान आंदोलन 1917, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन फरवरी 1918। ठीक है, अहमदाबाद गुजरात में पड़ता है। अब देखेंगे साथियों खेड़ा।
खेड़ा में भी किसान आंदोलन कर रहे थे, यानी खेड़ा के जो किसान थे उनकी भी अपनी कोई समस्या होगी। तो उस समस्या को देखते हैं कि भाई खेड़ा का जो किसान था उसको क्या समस्या थी। तो पहली चीज, खेड़ा कहाँ पड़ता है? खेड़ा भी गुजरात में है, ठीक है। और ये जो आंदोलन है खेड़ा के किसानों का, ये कब हुआ? तो ये भी 1918 में हुआ, ठीक है। खेड़ा कहाँ पड़ता है? खेड़ा गुजरात में पड़ता है। और ये जो आंदोलन है ये होता है मार्च 1918 में। तो अहमदाबाद आंदोलन के बाद में खेड़ा के जो किसान थे वो आंदोलन कर रहे थे। अब यहाँ पे आंदोलन का कारण क्या है, क्यों कर रहे हैं? तो हुआ क्या कि अकाल पड़ गया, और अकाल के चलते जो खेड़ा के किसान थे उनकी फसल हो गई बर्बाद। अब जब फसल बर्बाद हो गई तो किसान लगान कैसे देगा? बेसिक सी बात है। अकाल पड़ा, अकाल के चलते खेड़ा के किसानों की फसल बर्बाद हो गई। जब पैदावार ही नहीं हुई तो वो लगान कैसे चुकाएंगे? दूसरी तरफ ब्रिटिश सरकार अड़ी हुई है कि भाई वो लगान में किसी प्रकार की कोई कोताही नहीं बरतेगी, उन्हें समय पे लगान चाहिए। तो खेड़ा किसान आंदोलन किस किस के बीच का विवाद है? औपनिवेशिक सरकार और किसानों के बीच, ठीक है। अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन भारतीय मिल मालिक और मजदूरों के बीच, ठीक है। चंपारण किसान आंदोलन अंग्रेजी हुकूमत और जो किसान है भारतीय किसान उनके बीच। तो खेड़ा किसान आंदोलन क्या था कि भाई ये औपनिवेशिक जो नीति थी लगान वाली, कि अंग्रेजी सरकार फसलों के बर्बाद होने के बाद भी ये चाह रही थी कि उन्हें टाइम टू टाइम समय पे लगान दिया जाना चाहिए। तो किसान इस बात का विरोध कर रहे थे, ठीक है। इसी विरोध के चलते यहाँ गांधी जी की एंट्री होती है और उसके बाद में इसका समाधान निकाला जाता है। तो देखते हैं क्या क्या चीजें होती हैं। खेड़ा में क्या हुआ? किसानों की फसल अकाल पड़ने के कारण बर्बाद हो गई थी, और इसके बावजूद अंग्रेजी सरकार मालगुजारी वसूल कर रही थी, यानी अंग्रेजी सरकार द्वारा इसके बावजूद भी टैक्स कलेक्शन किया जा रहा था, ठीक है। किसानों द्वारा इसका विरोध किया गया, इसलिए किसान जो है अंग्रेजी सरकार का विरोध कर रहे थे तथा मालगुजारी माफ करने की मांग कर रहे थे। तो किसानों की डिमांड थी कि भाई टैक्स को जो है वो माफ कर दिया जाए, क्योंकि भी फसल है ही नहीं, अकाल पड़ा है, पैदावार ही नहीं हुई, तो हम कहां से देंगे लगान? तो लगान को माफ कर दिया जाए, ये डिमांड थी खेड़ा के किसानों की। दूसरी तरफ जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी वो लगान वसूलना जारी रखना चाह रही थी, वो माफी देने के मूड में थी, ठीक है। अब होता क्या है कि यहाँ पे जो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी जिसकी ये स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी, उसके सदस्यों का गांधी जी यहाँ जो खेड़ा किसान आंदोलन है इसमें सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों का इंपॉर्टेंट सपोर्ट रहता है। साथ ही साथ गुजरात किसान सभा का इसमें इंपॉर्टेंट रोल रहता है। इसके अलावा मतलब गांधी जी के साथ में विठल भाई पटेल थे। तो ये सभी लोग मिलकर जो है वो क्या करते हैं? जांच करते हैं कि किसानों की जो समस्या है क्या सही में समस्या है, और फिर उस समस्या का समाधान कैसे हो सकता है। तो गांधी जी, उनके साथ विठल भाई पटेल और साथ में सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों के द्वारा इस बात की जांच की गई और पाया गया कि किसानों की मांग तो जायज है भाई, ठीक है, किसानों की मांग जायज है। और इस आंदोलन के दौरान गांधी जी के सहयोगी कौन कौन थे? तो वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक, ये गांधी जी के सहयोगी थे। तो हमें याद रखना है कि जिस तरीके से चंपारण किसान आंदोलन में गांधी जी का साथ दिया था किसने? राजेंद्र प्रसाद, ब्रज किशोर, नरहरि पारिक, ठीक है, आपके मजरूल हक, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई। इसी तरीके से खेड़ा किसान आंदोलन के समय गांधी जी के सहयोगी थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, इंदुलाल याग्निक, ठीक है, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी और गुजरात किसान सभा और विठल भाई पटेल, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा हमें अंतर करना पड़ेगा। तो इन लोगों की प्रेजेंस में क्या किया गया? जांच की गई और पाया गया कि किसानों की समस्या जायज है। इसके अलावा वल्लभ भाई पटेल और इंदुलाल याग्निक भी गांधी जी के सहयोगी थे, और साथ ही साथ इस संघर्ष में जो है वो गुजरात महासभा ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, ठीक है। गुजरात महासभा ने, गुजरात किसान सभा ने खेड़ा किसान आंदोलन के समय महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। ये सवाल पूछा गया है साथियों, मैंने इसलिए इसको यहाँ रखा है। ये सवाल पूछा गया हाल ही के एग्जाम्स में कि खेड़ा किसान आंदोलन के समय किस
सभा की भूमिका अहम मानी गई। ठीक है, तो उसमें अलग अलग दे देगा, अवध, बिहार, आंध्र, गुजरात। तो हमें याद रखना है गुजरात किसान सभा। और एक बार एक ये भी पूछा गया है कि सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों ने किस आंदोलन के समय जांच की थी। तो सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के सदस्यों ने खेड़ा किसान आंदोलन के समय किसानों की समस्या की जांच की थी। और सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक थे गोपाल कृष्ण गोखले। ये भी हमें याद रखना है। ये सवाल बहुत ही पसंदीदा सवाल है। सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? ठीक है, ये वही है जो गांधी जी के राजनीतिक गुरु हैं, उन्होंने ही इसकी स्थापना की थी। क्लियर है। और एक सवाल ये आता है कि चंपारण, अहमदाबाद और खेड़ा, इन तीनों को वर्षों के अनुसार कौन पहले हुआ कौन बाद में अरेंज करना है। तो हमें पता होता है चंपारण सबसे पहले हुआ, लेकिन अहमदाबाद और खेड़ा को लेके कंफ्यूजन हो जाती है क्योंकि दोनों ही 1918 में होते हैं। तो हमें याद रखना है कि पहले जो है वो मजदूरों का, मिल मजदूरों का जो है वो आंदोलन हुआ था, और उसके बाद में खेड़ा किसान जो आंदोलन है वो हुआ था। एक ही महीने का फर्क है, वो फरवरी 1918 में हुआ, ये मार्च 1918 में हुआ। ठीक है, तो बढ़ते हैं आगे। अब इस समय जो गुजरात किसान सभा थी, इस गुजरात किसान सभा के अध्यक्ष थे स्वयं महात्मा गांधी जी। ठीक है, चंपारण किसान आंदोलन का सफल नेतृत्व किया गांधी जी ने, जिसके चलते उन्हें महात्मा की उपाधि दी गई। और किसने दी? तो आप सभी जानते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर ने। तो गुजरात सभा के इस समय अध्यक्ष कौन थे, ये सवाल भी पूछा गया है। देखो, कुछ भी नहीं है, बड़ा बारीक सी चीजें हैं ये, और बहुत इजी सी बात है, और हम इन चीजों को छोड़ देते हैं कि भाई ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये सवाल पूछे गए हैं। तो गुजरात सभा के इस समय अध्यक्ष कौन थे? तो गुजरात सभा के इस समय अध्यक्ष थे गांधी जी। इसमें हमें सरदार पटेल ऑप्शन के तौर पे मिलेगा, वहीं हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि गांधी जी थे या सरदार पटेल थे। तो हमें लगेगा कि नहीं, सरदार पटेल ही होंगे, गुजरात की बात हो रही है। तो याद रखना है, इस समय अध्यक्ष जो थे खेड़ा किसान आंदोलन के समय गुजरात किसान सभा के जो अध्यक्ष थे, उनका वो थे स्वयं महात्मा गांधी जी। इसके बाद जब समस्या को जान लिया तो गांधी जी ने किसानों से आह्वान किया कि भाई कोई भी लगान नहीं देगा, अंग्रेजी सरकार को लगान देना बंद करो, ये गांधी जी ने बोल दिया। और किसानों ने इस बात को मान लिया। ठीक है, किसानों ने मान लिया। लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसे किसान थे, जो धनी किसान थे, वो नीचे नीचे लगान अदा कर भी रहे थे, क्योंकि उन्हें ये लगता था कि भाई ये समस्या ऐसी कि ऐसे ही जारी रहेगी, इसका कोई समाधान निकलने वाला है नहीं, अंग्रेजी सरकार मानेगी नहीं। पता चला बाद में सजा दे रही है। तो सजाओं के डर से, भय से कुछ किसान नीचे नीचे लगान अदा कर भी रहे थे। ठीक है, जिनके पास थी व्यवस्था, ये धनी किसान है। तो गांधी जी ने किसानों से क्या कहा कि लगान कोई, अब अंग्रेजी सरकार को कोई लगान नहीं देगा। तो किसानों से लगान न देने का आह्वान किया गांधी जी ने। उसके बाद सरकार को गांधी जी की अहमियत तो पता थी कि भी चंपारण में वो अपना जलवा दिखा चुके हैं। बेचू कॉन्फ्रेंस हुई, वहां उद्घाटन समारोह में भी गांधी जी ने अपना जलवा दिखा दिया था। ठीक है, तो सरकार ने नीचे नीचे क्या किया, एक ऑर्डर पास कर दिया, गुप्त तौर पे सीक्रेटली एक ऑर्डर पास किया कि भाई ऐसा है, जोर जबरदस्ती मत करो किसी के साथ, जो किसान लगान दे रहा है उससे चुपचाप कलेक्ट कर लो। तो ज्यादा जोर जबरदस्ती करने की जरूरत नहीं है। यानी ऐसे किसान जो लगान देने की स्थिति में है, वो जो उस सिचुएशन में है, उन लोगों से ले लो, और जिनकी स्थिति नहीं है उनको छोड़ दो। तो सरकार ने गुप्त रूप से निर्देश जारी किया कि लगान उन्हीं से वसूल किया जाए जो देने की स्थिति में हो। और गांधी जी को जैसे ये जानकारी मिलती है कि सरकार कहीं ना कहीं अब नरम हो गई है और उन्होंने ये ऑर्डर पास कर दिया है, तो उसके बाद में गांधी जी ने क्या किया, इस आंदोलन को वापस ले लिया। तो खेड़ा किसान आंदोलन को वापस ले लिया, और इस प्रकार से एक बार फिर गांधी जी के सफल नेतृत्व की जीत होती है। तो इसे जो है खेड़ा किसान आंदोलन को गांधी जी का प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। ठीक है ना, खेड़ा किसान आंदोलन को भारत में गांधी जी का प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है असहयोग? गांधी जी का मानना था कि हिंदुस्तान में अंग्रेजों की जो ये हुकूमत है, ये भारतीयों के सहयोग की वजह से ही स्थापित हुई है, और आज जो वो शासन कर रहे हैं वो भारतीयों के सहयोग के कारण ही कर रहे हैं। जिस दिन भारतीय अंग्रेजों के साथ सहयोग करना बंद कर देंगे, उस दिन अंग्रेजी राज अपने आप खत्म हो जाएगा। ये गांधी जी का मानना था। तो यहाँ पे
खेड़ा किसान आंदोलन को असहयोग, प्रथम असहयोग क्यों कहा गया भारत में? इसलिए क्योंकि अंग्रेजों का क्या था, लगान लेना था किसानों से। अब किसान सहयोग कैसे करेगा? लगान देता रहेगा टाइम टू टाइम। किसान असहयोग कैसे करेगा? लगान देना बंद कर देगा। सरकार लगान चाह रही है, किसान लगान बंद कर देगा, तो किसान ने क्या किया? असहयोग करना शुरू कर दिया, सहयोग देना बंद कर दिया। तो इसलिए खेड़ा किसान आंदोलन को हिंदुस्तान में गांधी जी का प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है, ये भी याद रखना है, ठीक है। और डेविड हार्डिमन जो है, ठीक है, हार्डिमन ने खेड़ा किसान आंदोलन को पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा है। मार्च 1918 के खेड़ा सत्याग्रह को किसने वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा? तो डेविड हार्डिमन ने खेड़ा सत्याग्रह को पहला वास्तविक किसान सत्याग्रह कहा था। तो साथियों, ये था हमारा खेड़ा किसान आंदोलन। तो कुल मिला के आज की वीडियो में हमने देखा, जो पिछली वीडियो थी उसी का ही कंटिन्यू वाला पार्ट है। लास्ट वीडियो में हमने गांधी जी के जीवन परिचय के बारे में, उनका दक्षिण अफ्रीका में जो रोल था उसके बारे में, और फिर जो इंडिया आ जाते हैं तो किस तरीके से उन्होंने अपनी यहाँ पे राजनीतिक उपस्थिति दी, उसके बारे में पढ़ा था। और उसी को इस वीडियो में कंटिन्यू किया गया और हमने जाना कि 1917 में चंपारण किसान आंदोलन का नेतृत्व किया गांधी जी ने। 1918 फरवरी के माह में अहमदाबाद मील मजदूर विवाद जो था उसका निपटारा किया गांधी जी ने। और मार्च 1918 में जो है आपका खेड़ा किसान सत्याग्रह था, इसका सफल नेतृत्व किया था। तो ये तीनों गांधी जी के प्रारंभिक सत्याग्रह थे, और इनके चलते गांधी जी की जो प्रसिद्धि है, जो पॉपुलैरिटी है, वो इंडिया में लगातार बढ़ने लगी, और गांधी जी को जो है वो एक लीडर के तौर पे, एक बड़े लीडर के तौर पे देखा जाने लगा, ठीक है। तो साथियों, इस वीडियो में इतना ही, ठीक है, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं जो इन्फॉर्मेशन मेरे द्वारा इस वीडियो में दी गई है वो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो प्लीज आप अपने दूसरे साथियों के साथ भी शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट्स भी करें, कुछ सुझाव है तो वो भी लिखें, सजेशंस का हमेशा स्वागत रहेगा। और साथ ही साथ हमारे चैनल दी हिस्ट्री वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, जिसमें हम लोग खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, इसकी चर्चा करेंगे। और हाँ, जलियांवाला बाग हत्याकांड और उससे पहले रोलर एक्ट की वीडियो ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है, तो उसको मैंने इसमें भी शामिल नहीं किया है। तो इसके बाद में आप रोलर एक्ट और जलियांवाला बाग हत्याकांड से रिलेटेड वीडियोस को देखें, चैनल पे ऑलरेडी अपलोडेड है, मॉडर्न हिस्ट्री की प्लेलिस्ट में भी है, प्लेलिस्ट भी बना दी गई है। और उसके बाद का पार्ट खिलाफत और असहयोग, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द जो है चैनल पे अपलोड करते हैं। धन्यवाद।